चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाना, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज बताना। ठीक है, तो सबसे पहले दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। इसके ऊपर आने वाला पॉइंट एक्स कोमा वाई, एक्स वाई रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब इसको हम एक्स प्लस आइटा वाई भी ट्रीट कर सकते हैं, या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप भी ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मर्जी ट्रीट करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है ना। अच्छा, देन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक पॉइंट है हमारे पास x1 y1 एंड एक पॉइंट है x2 y2। तो इन दोनों के बीच में आने वाला डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। सो दिस विल एक्ट एज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, देन इज सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली एक्सटर्नली दोनों। तो इफ यू हैव पॉइंट ए x1 y1 and point B x2 y2। ठीक है, इफ पॉइंट A x1 y1 and point B x2 y2, तो इनको इंटरनली m रेशियो n ले लो या k रेशियो 1 ले लो, जैसे मर्जी। ठीक है, m रेशियो n में डिवाइड करने वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, तो m इंटू दिस n इंटू दिस डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो क्या आ जाएगा, m इंटू x2 y2 प्लस n इंटू x1 y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। So this will act as the point C। ये C पॉइंट एक्ट करेगा। ठीक है, ये इंटरनली के लिए। ठीक है, एंड एक्सटर्नली के लिए अगर ये A है, ये B है, अगेन सेम चीज, x1 y1 एंड x2 y2। बस माइनस आ जाएगा वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक पॉइंट C है जो इनके एक्सटर्नल में लाई करता है, सच दैट C पॉइंट्स AB को एक्सटर्नली m रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब this distance will act as m and not the distance but the ratio part। तो ये n पार्ट होगा रेशियो का। ठीक है, तो ये m रेशियो n हो जाएगा। तो इन दैट केस c की जो वैल्यू आएगी इन दिस केस, देखो m जो पार्ट है वो a से है, लेकिन करेंगे उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको इधर n को इधर। ठीक, तो क्या आ जाएगा, m इंटू x2 y2 n इंटू x1 y1 m एन n। अब इस बार बीच में होगा माइनस। तो एडिशन अगर होता है तो इंटरनल सेक्शन आएगा, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आएगा, एंड अगर सब्ट्रैक्शन होता है तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है, ये ए है, ये बी है। तो अगर सी पॉइंट जो है, ठीक है, सी डिवाइड्स ए बी इन 1:2, इसका मतलब ये है कि सी का डिस्टेंस ए से डिवाइडेड बाय सी का डिस्टेंस बी से, वो 1/2 की फॉर्म में है। ठीक है, सी का डिस्टेंस ए से, सी का डिस्टेंस बी से, ये 1:2 की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सी जो है वो ए के पास है। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, अगर मैं इधर वाला एक्सटर्नल पार्ट बनाता हूँ एंड अगर मैं इधर वाला एक्सटर्नल पार्ट बताता हूँ, तो इधर वाला जो एक्सटर्नल पार्ट रहेगा इसका हर एक पॉइंट ए से पास रहेगा, बी से दूर रहेगा। ठीक, अगर मैं इधर कोई भी पॉइंट बनाता हूं तो वो बी से पास रहेगा, ए से दूर रहेगा। राइट, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर यहाँ पर ए से डिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली वो यहीं पे लाई कर सकता है, वो यहाँ पे लाई नहीं कर सकता। एंड अगर किसी का इसका उल्टा होता, अज्यूम करो कि अगर सी ए बाय सी बी जो है ये 2/1 होता। ठीक है, सी ए बाय सी बी अगर 2/1 होता, तो इन दैट केस क्या होता, ए से डिस्टेंस ज्यादा होता, बी से कम होता, तो फिर वो यहाँ होता, यहाँ ना होता। तो एक्सटर्नली में ऐसा नहीं है कि दोनों में कहीं पर भी लाई कर सकता है। ठीक है, सर दोनों साइड लाई कर सकता है। ये एक्चुअली में रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है, वो कौन सी साइड लाई करेगा, वो ए के ज्यादा पास रहेगा या बी के ज्यादा पास रहेगा। ये सारा का सारा डिपेंड करता है रेशियो की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, ये चीज याद रखना।
एक्चुअली में ऐसा होता है कि बिल्कुल मिड पॉइंट की बात करूं अगर मैं, ठीक है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट की, तो यहाँ पे क्या होगा, सी ए इक्वल टू सी बी, अगर ये पॉइंट सी है तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी पॉइंट इधर है वो ए से पास होगा, तो सी ए कम होगा, सी बी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे होगा सी ए इज लेस देन सी बी। ऐसे कोई भी पॉइंट इधर है, वो भी ए से पास होगा, बी से दूर होगा, तो उसके लिए भी सी ए इज लेस देन सी बी होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर भी सी ए लेस देन सी बी, यहाँ पर भी सी ए लेस देन सी बी, एग्जैक्टली यहाँ पे सी ए इक्वल टू सी बी, और यहाँ पे सी ए ग्रेटर देन सी बी, सी ए ग्रेटर देन सी बी, इधर भी इधर भी सी ए ग्रेटर देन सी बी, सी ए ग्रेटर देन सी बी। ठीक है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल, दैट्स इट। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये सारा का सारा हमारा काम करेगा। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखो जरा, इसी को यूज करके, ठीक है, इसी को यूज करके जो ट्राइंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं पहले वो देखो। ठीक है, तो ट्राइंगल रिलेटेड प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, देखो, इन अ ट्राइंगल, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक फोर्थ, बिल्कुल, ठीक है, तो एक ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब देखो, चार चीजें होती है इसके अंदर। सबसे पहला मीडियंस, वो बनाती है सेंट्रोइड। सेकेंड इज ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, वो बनाता है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, थर्ड इज एंगल बाइसेक्टर, ये बनाते हैं इनसेंटर। एंड फोर्थ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये बनाते हैं हमारे सर्कम सेंटर। ठीक है, अब एक एक चीज करके करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द मीडियंस एंड सेंट्रोइड फर्स्ट। ठीक है, तो मीडियन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास करे एंड ऑपोजिट साइड को इक्वल हाफ में डिवाइड करे, यानी कि ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे। इसका मिड पॉइंट ले लो डी, राइट, इसके लिए ये दोनों बराबर है, तो ट्राइंगल का ये जो है, ये एडी जो है, ये मीडियन एक्ट करेगा। अब इसी तरीके से अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया ई, ये भी मिड पॉइंट है, राइट, तो जो बीई है वो भी मीडियन एक्ट करेगी। ऐसे अगर मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया एफ, राइट, जिसके लिए ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इसको ऑपोजिट से ज्वाइन कर दिया, ये भी मीडियन एक्ट करेगी। एंड तीनों मीडियंस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा आएगा सेंट्रोइड, तो दिस विल एक्ट एज जी सेंट्रोइड। ठीक है, इस तरीके से ये सेंट्रोइड एक्ट करेगा। ठीक है, अब इसका हमें ऑलरेडी मालूम है, रेशियो होती है 2:1, राइट, तो वही सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, अब एक और चीज समझो कि मीडियन क्या करता है। देखो, अगर ये मिड पॉइंट है ऐसे, राइट, अब यहां से हमने क्या लिया, हाइट एच बनाई, अज्यूम करो हाइट एच यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की भी हाइट एच एग्जिस्ट करेगी, एक्ट करेगी। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की भी यही हाइट एच एक्ट करेगी। इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइट जो है वो एच एक्ट करेगी। ठीक है, अब अगर ये है बेस एंड ये है बेस, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं,
तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स की बात करूं, राइट, तो इसका देखो क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर है, राइट। अब अगर मैं वही ट्राइंगल्स के एरिया की बात करूं तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा वो आएगा हाफ इंटू सम बेस इंटू हाइट h। लेकिन क्योंकि दोनों का बेस बराबर है, इसका भी बेस अगर b है तो इसका भी बेस b होगा, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट h। क्योंकि हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो ऑब्वियसली एरिया भी सेम होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जो मीडियन होता है वो ट्राइंगल के एरिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, अब मैंने ये वाला ट्राइंगल पकड़ा, बाकी भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ ये वाला ट्राइंगल पकड़ा। अब इस ट्राइंगल के अंदर डी तो स्टिल मिड पॉइंट है एंड जी ऑपोजिट वर्टेक्स एक्ट करेगा। तो इस चीज का मतलब ये है कि ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरियाज बराबर रहेंगे। ठीक, ये दोनों एरिया बराबर रहेंगे। तो ये एरिया अगर x है तो ये एरिया भी x होगा। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल, जी अगेन वर्टेक्स एक्ट करेगा, ई ऑपोजिट का मिड पॉइंट एक्ट करेगा, राइट। तो एरिया इक्वल आ जाएंगे, तो ये एरिया अगर y है तो ये एरिया y होगा। सिमिलरली ये एरिया अगर z है तो ये एरिया z होगा। ठीक है, इस तरीके से ये 6 टोटल चीजें बन गई। अब ध्यान से देखो, अब ये जो टोटल एडी है ये भी मीडियन है, तो इसका मतलब ये जो टोटल एरिया है और ये जो टोटल एरिया है ये एरिया भी बराबर होगा। तो दैट मीन्स 2z plus x that must be equal to 2y plus x, x कटा, 2 कटा, z must be equal to y। यानी कि भाई ये बराबर, तो ये चारों के चारों बराबर होंगे। अभी तक फिलहाल ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि अगर ये मीडियन है, राइट, तो ये तीनों एरियाज एंड ये तीनों एरियाज भी बराबर होंगे। क्या आएगा? 2z plus y that is equal to 2x plus y, y कटा, 2 कटा, z इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, तो z x के बराबर भी हो गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर भी हो गया, मतलब ये भी बराबर होंगे, तो यानी कि 6 की 6 चीजें बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये चीज हमारी बन के आती है कि मीडियंस, ठीक है, ये जो मीडियंस हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल को टोटल 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं। तो इसका एरिया, इसका एरिया, ठीक, इसका एरिया, इसका एरिया, राइट, इसका एरिया एंड इसका एरिया, ये 6 के 6 एरियाज बराबर होंगे। ठीक है, तो मीडियंस डिवाइड एरिया ऑफ ट्राइंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स एंड कहाँ पे जाके सेंट्रोइड पे मीट करते हैं वो मीडियंस। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये चीज पहले तो काम करती है। अब आगे देखो जरा। मान लो सेम ट्राइंगल, ए पॉइंट x1 y1, बी पॉइंट x2 y2 एंड सी पॉइंट x3 y3। ये मीडियम, ठीक है। अच्छा, अब देखो जरा, यहां पर ऐसे हुआ, यहां पर ये ऐसे हुआ, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरी चीज का एरिया देखूं तो ये अगर x है तो ये भी x है, ये भी x है, तो इस पूरी चीज का एरिया क्या जाएगा? 2x। इसका एरिया जाएगा x, इसका एरिया जाएगा 2x। अब ये क्यों चीज मैंने बताई? क्योंकि यहां से अगर मैं AD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, राइट, लेट से वो हाइट h, ठीक है, ये g ले लो। अब ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो एक्ट करेगा AG एंड हाइट आ जाएगी h। तो हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू AG इंटू हाइट h, वो क्या आ जाएगा हमारा एरिया? तो वो आ गया 2x। अब ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? दैट इज हाफ इंटू बेस दैट इज GD
इनटू, अब इसकी भी हाइट सेम एक्ट करेगी क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इस ट्रायंगल की भी हाइट आएगी, दोनों ट्रायंगल्स की आएगी, राइट? तो इधर एच आ गया तो ये बन जाएगा एक्स, क्योंकि इसका एरिया एक्स, ठीक है? अब देखो ये यूज कैसे करेंगे, ठीक है? ये करने का कारण क्या था? इसके करने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये चीज थी, ये डिवाइड किया तो ये एच एच कटा, हाफ ऑफ कटा, ये एक्स एक्स कटा, तो ए जी बाई जी डी क्या आ गया, 2 बाई 1। तो बेसिकली क्या आ गया, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियंस इनटू टू रेशियो, ठीक है? एजी रेशियो जी डी जो है वो अपने आप 2:1 आ गया, राइट? और वही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। ये ऑलरेडी चीज हम देखते आ रहे थे कि सेंट्रोइड जो है ये दोनों के मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। कहाँ से आया था वो, कैसे आया था, ये उस चीज का मैंने पूरा पूरा प्रॉपर ए टू जेड प्रूफ दिया है, ठीक है? कि जो सेंट्रोइड है, जो मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है, एरियाज के थ्रू आता है, और एरियाज को पहले इक्वल करना, ठीक है? तो ये भी 2:1 आ गया, ये भी 2:1 आ गया, तीनों मीडियंस को 2:1 में डिवाइड, ठीक है? अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, अगेन उसके लिए हमने एक ट्राइंगल कंसीडर किया, ठीक? दिस इज ए x1 y1, दिस इज बी x2 y2, दिस इज सी x3 y3, ठीक है ना? ये मीडियन डी, तो ये मिड पॉइंट होगा, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, दोनों का x/2, दोनों का y/2, तो x2 प्लस x3/2 कोमा y2 प्लस y3/2, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट जो 2:1 में डिवाइड होता है, तो 2 इंटू दिस, 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 2 प्लस, ठीक है? तो 2 इंटू x2 प्लस x3/2 कोमा y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू x1 y1 टोटल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ठीक है? ये 2 कटा तो क्या आ गया, दिस प्लस दिस, दैट इज सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 कोमा दिस प्लस दिस, y1 प्लस y2 प्लस y3, नीचे 3 3, तो क्या आ जाता है, दैट इज नथिंग बट तीनों के x का सम प्लस तीनों के y का सम डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज नथिंग बट दिस सेंट्रोइड, ठीक है? सो दिस इज नथिंग बट दिस सेंट्रोइड। तो इक्वेशन, सॉरी अपना सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे आए वो चीज हमने देखी, 2:1 में डिवाइड करता है वो चीज देखी, एरियाज इक्वल होते हैं वो चीज हमने देखी, 2:1 कहाँ से आया वो चीज देखी, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रोइड एंड मीडियन, ठीक है? सो दिस इज योर फर्स्ट, कि मीडियंस क्या होते हैं, मीडियन से सेंट्रोइड वगैरह कैसे बनता है, ये सारी चीज, ठीक है? देन सेकंड इज ऑल्टीट्यूड। नाउ व्हाट इज ऑल्टीट्यूड, इसको हम हाइट भी बोल देते हैं, ठीक है? ऑल्टीट्यूड्स का मतलब अगेन ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, ठीक है? ये चीज आ गई। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है? तो ये डी, यहाँ से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये ई, एंड यहाँ से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है? तो ये एफ, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा ये होगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है? इसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्टली नहीं, बट स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस को यूज करके निकाले जाते हैं, ठीक है? ये हम स्ट्रेट लाइन के अंदर देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है? तो दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर में सिर्फ एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? ध्यान से देखना जरा।
ठीक है, ओके। ठीक है, ये एंड दिस इज एच सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखना। अब मैंने क्या किया, कंसीडर दिस ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि कहना क्या चाहता हूं मैं कि देखो ट्रायंगल ए बी सी का जो ऑर्थो सेंटर है वो है एच। तो ट्रायंगल एच बी सी का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ठीक है, एक तो ये हमें देखना है। तो अब देखो, ऑर्थो सेंटर लिया एंड दोनों में से कोई भी तीनों में से कोई भी दो वर्टिसेस ले लिए। अब ये तीनों चीजों को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या होगा? ठीक है, और वो होगा ए, जो चौथा बन जाएगा। ऐसे ही ट्रायंगल एच ए सी का ऑर्थो सेंटर जो होगा वो होगा बी। ठीक, एंड ट्रायंगल एच ए बी का ऑर्थो सेंटर जो होगा वो होगा सी। इस तरीके से ये जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो जरा क्या जाएगा कैसे जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा ये? देखो सबसे पहले एच से हमने बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो आ गया ये। अब बी से हमने एच सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो हमने एच सी को एक्सटेंड किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये अल्टीट्यूड आ गया। अब ये दो अल्टीट्यूड है, ये दोनों अल्टीट्यूड कहाँ पे टकरा रहे हैं? ए पे, तो ऑब्वियसली ए ऑर्थो सेंटर होगा एच बी सी ट्रायंगल का, इसलिए ए ऑर्थो सेंटर आया एच बी सी ट्रायंगल का। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, ठीक है, इस ट्रायंगल का देखो एच से ई के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो क्या होगा? वो होगा ये। ठीक है, अब ए से एच सी के ऊपर एच सी को एक्सटेंड किया पहले, तो ये ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ, और ये एक्सटेंड किया ये, तो ये दोनों ऑल्टीट्यूड जो है, ये ऑल्टीट्यूड और ये ऑल्टीट्यूड कहाँ पे मीट कर रहे हैं? ये मीट कर रहे हैं बी पे, तो ऑब्वियसली एच ए सी का जो हुआ वो बी हुआ, एंड सिमिलरली बी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 4 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, ए बी सी एंड एच। इनमें से कोई भी 3 पॉइंट उठाओ, बाकी जो फोर्थ बचा वो ऑर्थो सेंटर रेक्ट करेगा। ठीक है, वो ऑर्थो सेंटर रेक्ट करेगा। इस तरीके से ये सारी की सारी चीज आती है, इस चीज को ध्यान से याद रखना। ठीक है, इसी के ऊपर भी क्वेश्चंस ऑलरेडी देखे हुए हैं। ठीक है, एंड ऑल्टीट्यूड के ऊपर, लेकिन हाँ इनको सॉल्व करने का जो तरीका होता है प्रॉपरली, वो हमारा स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो इनको आगे स्ट्रेट लाइंस के अंदर कंटिन्यू। ठीक है, तो चलो आगे। देन थर्ड इज इन सेंटर एंड एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो इन सेंटर एंड ये बनता है एंगल बाइसेक्टर से। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक ट्रायंगल लिया, हमने हमने इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया, एंड इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आएगा, ठीक है, ये पॉइंट इन सेंटर होगा, मतलब यहां से तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बराबर, एंड उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस एक्ट करके हम सर्कल बना सकते हैं, तो अंदर सर्कल बन सकता है। तो अंदर सर्कल बनने वाले सर्कल को हम क्या बोलते हैं? इन सर्कल। एंड इसके सेंटर को बोलते हैं हम इन सेंटर। ठीक, एंड ये बनता है एंगल बाइसेक्टर्स के साथ। अब क्यों एंगल बाइसेक्टर्स के थ्रू इन सेंटर बनता है? राइट, क्या थियरी है इसकी? देखो,
सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर ये मेरा एक एंगल है, ठीक है? तो इसका हमने बनाया बाइसेक्टर। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखना जरा। क्या हो रहा है कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट लो, इससे मैंने दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों इक्वल, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमेशा इक्वल होगी। ऐसे ही यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ जो है ये इक्वल होगी। यहाँ से दोनों परपेंडिकुलर्स की जो लेंथ है ये अगेन इक्वल होगी। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बनता है दोनों एंगल की साइड्स के ऊपर, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दोनों की हमेशा इक्वल होगी, दोनों बराबर होगी। ठीक है? यही प्रॉपर्टी है जो अंदर इन सर्कल बनाती है, इन सेंटर बनाती है, इन सर्कल बनाती है। कैसे? हमने अगेन एक ट्राइंगल लिया, ठीक, ए बी सी, ठीक है? अब इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो होगा, ठीक है, वो ए बी एंड बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। इस साइड से इस साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ऐसे ही इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो ए सी एंड बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है? वो ए सी एंड बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है? वो ए बी एंड ए सी से इक्वल डिस्टेंस एंड ए बी एंड बी सी से इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट तो दोनों पे लाई कर रहा है। तो ये पॉइंट जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी से, ए सी से एंड ए बी से, तीनों से इक्वल होगा। राइट? तो इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं इन सेंटर, एंड इसको रेडियस मानते हुए जो सर्कल बनता है अंदर, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए, तो वो चीज हमारी क्या एक्ट करेगी? इन सर्कल। दैट इज वाई, ठीक है, अगेन दैट इज वाई कि जो हमारा एंगल बाइसेक्टर होता है उसी से इन सर्कल बनेगा, उसी से इन सेंटर बनेगा। इसीलिए एंगल बाइसेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर। एंड उसको सेंटर मानते हुए एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है? अब हमें अगेन इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालने हैं, वो भी इजीली निकाले जा सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर वो कहाँ से आया कैसे आया वो चीज की डिस्कस करते हैं। ठीक है? देखो, अगेन लेट्स से दिस इज ए x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। ठीक है? नाउ अज्यूम करो ये ए के ऑपोजिट साइड की लेंथ है ए, बी के ऑपोजिट साइड की लेंथ है बी, एंड सी की ऑपोजिट साइड की लेंथ है सी। ठीक है? अच्छा, ये काम आएगा क्योंकि ये यूज होगा। ठीक है? तो ध्यान से देखना, ये क्यों यूज होगा? क्योंकि एक्चुअली में एंगल की प्रॉपर्टी होती है एंगल बाइसेक्टर की, कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, राइट, ए बी सी, ठीक है, ये ए बी ए डी जो एंगल बाइसेक्टर है, तो ए डी जो होगा एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को ये जो डिवाइड कर रहा है, ये सेम रेशियो होगी एज दैट कंटेनिंग द एंगल। यानी कि ये भी ए बी रेशो इसी ही होगा। मतलब अगर ये लेंथ सी है एंड ये लेंथ बी है, तो ये वाली रेशियो जो है, ये रेशियो भी जो एडी डिवाइड करेगा ऑपोजिट साइड को, ये भी सी रेशियो बी ही होगा। सेम रेशियो में डिवाइड करता है एज द एंगल कंटेनिंग द साइड्स, एज साइड कंटेनिंग द एंगल। ठीक है ना? तो इसी चीज को यूज करेंगे। ठीक है? अच्छा, अब ध्यान से देखो जरा। तो हमने दोनों एंगल का सेक्टर बना लिए। ठीक है? अब ये वाला जो पॉइंट है, राइट, ये कैसे निकलेगा? इसका रेशियो क्या होगा? सी रेशियो
ये आ जाएगा सी रेशो बी। तो सी इंटू दिस डिवाइडेड प्लस बी इंटू दिस डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, तो क्या आ जाएगा सी इंटू एक्स थ्री कोमा वाई थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू कोमा वाई टू डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। ठीक, चलो अब आगे देखो जरा। अब देखो ये टोटल लेंथ है ए, ठीक है, ये टोटल लेंथ बी सी है ए, इसके अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट आया, ये सी लेंथ ये सी पार्ट आ गया, ये बी पार्ट आ गया, टोटल लेंथ इसे। अब माय पॉइंट इज कि जो सी पार्ट वाला लेंथ होगी ये लेंथ क्या आएगी, ठीक है, ये तो रेशियो है ना। तो जैसे एग्जांपल कि अगर टोटल लेंथ है किसी स्टिक की 10, एक पॉइंट है जो इसको 2:5 में डिवाइड करा, तो ये जो टू पार्ट रेशियो वाला जो पार्ट है इसकी लेंथ क्या आएगी, ये आएगी 2 डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू टोटल लेंथ, राइट। ऐसे ये लेंथ क्या आएगी सी डिवाइडेड बाय सी प्लस बी टोटल रेशियो इनटू टोटल लेंथ ए, दैट इज ए सी बाय सी प्लस बी। अब ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि जो ट्रायंगल ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, दैट इज ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है, ये डी पॉइंट आ गया, राइट। एंगल बाइसेक्टर का अभी हमने निकाला, तो ये पॉइंट क्या आया था हमारा, दैट इज सी एक्स थ्री वाई थ्री प्लस बी एक्स टू वाई टू डिवाइडेड बाय सी प्लस बी। ठीक है, अच्छा अब ये लेंथ है सी एंड ये लेंथ अभी हमने निकाल ली, दैट इज ए सी बाय सी प्लस बी। तो यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये जो एंगल वेक्टर का पॉइंट आएगा आई, ठीक है, इसकी साइड्स क्या आ रही हैं, इसकी साइड्स आ रही हैं ये एंड ये, इन दोनों साइड्स का जो रेशो होगा वही रेशो अपोजिट साइड का होगा, यानी कि सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, इन दोनों का रेशो निकाला है, सी डिवाइडेड बाय ए सी बाय सी प्लस बी, ये सी सी कटा, ये सी प्लस बी ऊपर, तो ये आ गया सी प्लस बी बाय ए, यानी कि सी प्लस बी रेशो ए, यानी कि ये ऑपोजिट साइड को किस रेशो में डिवाइड करेगा, सी प्लस बी रेशो ए। तो ये पॉइंट अगर हमें ढूंढना है तो सी प्लस बी को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ध्यान से देखो, सी प्लस बी इंटू दिस, दैट इज सी इंटू एक्स थ्री कोमा वाई थ्री प्लस बी इंटू एक्स टू कोमा वाई टू डिवाइडेड बाई सी प्लस बी प्लस ए इंटू ऑपोजिट, तो ए इंटू एक्स वन वाई वन डिवाइडेड बाय टोटल सम, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस बी कटा, तो क्या आ गया ध्यान से देखना, एक्स का वाई का अलग कर रहा हूँ, ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी कोमा ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारा सारा का सारा बनेगा इन सेट, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर ये ए है एक्स वन वाई वन, ये बी है एक्स टू वाई टू एंड ये सी है एक्स थ्री वाई थ्री, इसकी ऑपोजिट लेंथ ए, ऑपोजिट लेंथ बी एंड ऑपोजिट लेंथ सी, देन इन दैट केस क्या करना है, हमें एक कोऑर्डिनेट को ऑपोजिट लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड तीनों को ऐड कर देना, ठीक है, क्या ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी एंड सिमिलरली विद वाई। तो ये बेसिकली इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन गया है, ठीक है। तो इसलिए इसका पूरा डेरिवेशन मैंने बताया कहाँ से आया कैसे आया, क्योंकि ये इन डेप्थ नॉलेज जो है ये आगे जाके काम आती है हमारे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये आ गया इन सेंटर, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट इज इसी के अंदर, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड इनके पॉइंट एंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सरकम सेंटर, ठीक है। पहले ये वाला देख लो, उसके बाद मैं इकट्ठे डाउट्स लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। अगेन एक ट्राइंगल लिया, ये पॉइंट ए एक्स वन वाई वन
point B x2 y2 and this is point C x3 y3. ठीक है, ये तीन चीजें आ गई अगेन। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, BC का मिड पॉइंट लिया, ठीक है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, so this will act as the perpendicular bisector mid point से perpendicular, so this is perpendicular bisector, इधर से ये आ जाएगा perpendicular bisector, इधर से राइट ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। तो इनका जो पॉइंट ऑफ मीटिंग होता है इस पॉइंट को बोलते हैं सर्कमसेंटर। अब इसको सर्कमसेंटर क्यों बोलते हैं, इसको सर्कमसेंटर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट होता है इससे अंदर का सर्कल बनता है, ठीक है, सॉरी इससे बाहर का सर्कल बनेगा, तो इन सेंटर से अंदर का सर्कल बनता है ना। देखो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से तीनों वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस पे होती है, एंड अब इसको रेडियस मानते हुए सर्कल हम प्लॉट करते हैं, तो इन दैट केस ये सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल एंड इस पॉइंट को बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है, सर्कम सर्कल सर्कम सेंटर एंड परपेंडिकुलर सेक्टर। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बाहर आने वाला जो सर्कल उसका सेंटर मिलता है, इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस रहेगा। अब ये क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ पे यूज होती है बेसिक प्रॉपर्टी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ए एंड बी पॉइंट के। तो लेट्स से वी हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, इसका हमने बनाया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट को का डिस्टेंस अगर हम ए से एंड बी से लेंगे तो वो इक्वल होता है, ठीक। तो अगर कोई तुमसे पूछे वो सारे के सारे सेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, जिनका डिस्टेंस ए एंड बी से इक्वल है, तो वो क्या हो गया, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो इसी चीज को यूज करेंगे एंड सर्कम सेंटर बनाएंगे, ठीक है, ध्यान से देखो कैसे। लेट्स से अगेन दिस इज ए x1 y1, b x2 y2 and c x3 y3। हमने मिड पॉइंट लिया एंड परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है ये बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बी से एंड सी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, इस पॉइंट बी से एंड इस पॉइंट सी से इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है। फिर हमने बनाया ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट जो है वो ए से एंड बी से इक्वल डिस्टेंस रहेगा। तो ये जो पॉइंट आ रहा है जहां पे ये दोनों टकरा रहे हैं, अब ये तो दोनों पे लाई कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस ए से बी से सी से तीनों से इक्वल रहेगा। कहने का मतलब इसका ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस तीनों इक्वल रहेगा। अब अगर ये इक्वल है, इसको रेडियस मानते हुए सर्कल बनाओ, तो उस सर्कल को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर एंड इस सर्कल को बोलेंगे सर्कम सर्कल, ठीक है। तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बाहर वाला सर्कल बनता है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्कम सेंटर, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी तरीका जो निकालने का होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन के, बट इसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने बताई तुम्हें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स एंड ट्राइंगल के अंदर जो चार चीजें आती हैं, ठीक है, एंड इन चारों चीजों का क्या क्या है, इनमें से अगेन सर्कम सेंटर, सॉरी अपना सेंट्रोइड, ठीक है, उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तीनों का x का सम डिवाइडेड बाय 3, तीनों के y का सम डिवाइडेड बाय 3, राइट, ये। एंड जो इन सेंटर होता है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं, दैट इज a x1 plus b x2 plus c x3 डिवाइडेड बाय a plus b plus c एंड a y1 plus b y2 plus c y3 डिवाइडेड बाय a plus b plus c।
बाकी जो ऑल्टीट्यूड से बनता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है, एंड जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है सर्कम सेंटर, इन दोनों की वैल्यू जो होती है ये हम स्ट्रेट लाइन के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अभी तक अगर किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज। किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है किसी को तो प्लीज बताओ। ठीक है, इसके अलावा एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है, कि ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, क्या कि देखो अभी तक हमने क्या किया है, ऐसे सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर। क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ये तीनों पॉइंट्स तुम्हारे हमेशा कोलिनेटेड होंगे। एंड क्या प्रॉपर्टी होती है कि सेंट्रोइड जो होता है डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन टू रेशियो। ठीक है, तो ये अगर ऑर्थो सेंटर है H, ठीक है, एंड ये अगर सर्कम सेंटर है O, ठीक है, तो ये जो सेंट्रोइड है G, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। ये स्टैंडर्ड रहता है, फिक्स रहता है, एंड ये तीनों के तीनों लाइन जो है तुम्हारी एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो कोलिनियर होते हैं तीनों के। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, एंड अगर दो दे रखे हैं तो तीसरी चीज इसी रिलेशन को यूज करके, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके हम निकालते हैं। ठीक है, तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। ठीक है, चलो इसके बाद जो आता है इसी ट्राइंगल का एरिया निकालना। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया वगैरह किस तरीके से निकालेंगे? ठीक है, अगेन बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट B x2 y2, ये पॉइंट C x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा दो तरीके हैं, हाफ ऑफ तीनों में से कोई भी पॉइंट पहले लिखो, x1 y1, x2 y2, x3 y3, एंड फिर फर्स्ट वाला पॉइंट दोबारा लिखो x1 y1। ठीक है, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, ये आगे डाउनवर्ड पॉजिटिव, माइनस अपवर्ड, अब x2 y1 माइनस x3 y2 माइनस x1 y3, तो ये जो वैल्यू देगा इसका मोड जो होगा वो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। ठीक है, ये वैल्यू टोटल जो चीज है ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है, दैट इज हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल देगा। इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है, ये बस प्रॉपर डिटरमिनेंट की फॉर्म में नहीं है, दिस इज प्रॉपर डिटरमिनेंट, दिस इज 3x3 का डिटरमिनेंट, ये प्रॉपर डिटरमिनेंट की फॉर्म में, दैट्स इसके अलावा कुछ। ठीक है ना, अच्छा देन इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, एक पॉइंट आता है लोकस। ठीक है ना, लोकस जनरली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर तुम देखो, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, ठीक है, ये सारी चीजें हैं ही लोकस। ठीक है, ये सारी चीजें लोकस है, ये सब चीजें लोकस के अंडर ही काउंट होती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। बट जो बेसिक लोकस है वो मैं अभी स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, बाकी लोकस पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलता रहेगा, इसको एक साथ मैं पहले सारा का सारा नहीं बता सकता, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे जैसे आगे जाएगा सारा का सारा लोकस ऐसे ऐसे आगे और आइडियाज खुलते रहेंगे और क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो लोकस होता क्या है वो मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ठीक है, क्या चीज है, देखो, so locus is nothing but the path followed by a moving
point under some condition। ठीक है, एक कंडीशन के अंडर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो क्या पाथ फॉलो करेगा, उस पर्टिकुलर पाथ को हम बोलते हैं लोकस, एंड उस पर्टिकुलर पाथ की इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ लोकस। ठीक है, जैसे एग्जांपल, मान लो पॉइंट मूव सच दैट its distance from fixed points A and B is equal। ठीक है, एक पॉइंट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट उसका जो डिस्टेंस है ए एंड बी, तो फिक्स पॉइंट ए एंड बी से इक्वल है, तो इन दैट केस ये जो पॉइंट होगा सी, ठीक है, पॉइंट सी का लोकस क्या होगा, इन दैट केस पॉइंट सी का जो लोकस है क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी होगा, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, ये ए है ये बी है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी जो होगा उसी के ऊपर आने वाला हर एक जो पॉइंट होता है वही ए एंड बी से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, वही इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, ये तो एक हमारा कंसेप्ट है ही है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आ गई। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोकस के अंदर कवर अप होगी। अब मान लो अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, ठीक है, तो पॉइंट सी मूव सच दैट इट्स रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट्स A and B is k/1 where k is not equal to 1। ठीक है ना, क्योंकि ये 1/1 नहीं हो सकता, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता, बस उसको छोड़ के जो बची है, तो इन दैट केस पॉइंट सी जो है ये सर्कल बनाएगा, एंड ए एंड बी का डायरेक्टली उस सर्कल के साथ कोई लेना देना नहीं, इनडायरेक्टली। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ये चीज आती है क्या, कि z माइनस z1 बाई z माइनस z2 का मॉड अगर k है, एंड k अगर 1 हो जाए तो z जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, स्ट्रेट लाइन कौन सी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ z1 एंड z2, एंड अगर k नॉट इक्वल टू 1 हो जाए देन ये भी बनाएगा सर्कल। ये दोनों चीजें सेम है जो अभी ऊपर मैंने डिस्कस की, ये इक्वल डिस्टेंस वाली, अनइक्वल वाली, ये z1 बाय z माइनस z1 बाय z माइनस z2 इक्वल टू k वेयर k इज 1, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर k नॉट इक्वल टू 1। ये दोनों सिचुएशन सेम है, कैसे देखो, ये बन जाएगा z माइनस z1 का मोड डिवाइडेड बाय z माइनस z2 का मोड दैट इज इक्वल टू k। तो व्हाट इज दिस, z का डिस्टेंस z1 से, व्हाट इज दिस, z का डिस्टेंस z2 से, तो अगर ये k/1 हो जाए एंड k 1 हो जाए तो 1/1 हो गया, तो ऑब्वियसली वो, अब ऐसा कौन सा होगा जो z1 से भी डिस्टेंस इक्वल है z2 से भी इक्वल है, तो इन दैट केस ऑब्वियसली z1 z2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, राइट, एंड अगर z k1 नहीं है तो इन दैट केस सर्कल बने। ठीक है, अब वो सर्कल क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसका क्या लेने देना है, आई डोंट नो, पहले मैंने बताया नहीं बताया, अभी दोबारा देख लो, ऐसे सी के केस में सर्कल बनेगा। ठीक है ना, इस केस में के अगर नॉट इक्वल टू 1 है, अब कैसे बनेगा, ठीक है, देखो, एक तो ये मेथड है कि z की वैल्यू x प्लस आइटा y पुट करो, ठीक है, सब कुछ एक्सपेंड करो, स्केलिंग करो, अंडर रूट वगैरह आएगा तो अपने सर्कल बन जाएगा। दूसरा मेथड ये है, ठीक है, कि वो बहुत लंबा चला जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरा मेथड ये है, थोड़ा समझ के करेंगे हम, ठीक है, ध्यान से देखना, यस ये बताया हुआ, ये बताया हुआ याद आ रहा है, ठीक है, अज्यूम करो ये z1 है, ये z2, ठीक है, ध्यान से देखना, तो जो z होगा इसका डिस्टेंस z1 से एंड z2 से किस रेशो में है, k/1, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट, वो भी k/1 में डिवाइड करेगा ऑपोजिट साइड को, एंड ये पॉइंट क्या आ जाएगा, k z2 प्लस 1 इंटू z1, दैट इज z1 डिवाइडेड बाई k प्लस। ऐसे ही मैंने इस एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लिया, तो ये एक्सटर्नली k/1 में डिवाइड करेगा, तो ये क्या आ जाएगा, k z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाई k माइनस 1। तो दिस पॉइंट, अब ध्यान से देखो, ये दो पॉइंट्स आ गए,
अब अगर z1 z2 गिवन है एंड k रेशियो 1 गिवन है, तो इन दैट केस ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो जाना चाहिए एंड ये वाला पॉइंट भी फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक। एंड इन दोनों के बीच में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल आता है 90 डिग्री। तो z एक ऐसा पॉइंट है जो यहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा एंड इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर 90 डिग्री एंगल थ्रो करता है। तो ऑब्वियसली z जो होगा इसको डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो ये दैट सर्कल बनाएगा जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ये जो z1 z2 को इंटरनली एंड एक्सटर्नली के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, अगर z माइनस z1 का मॉड बाय z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू k है एंड k इज नॉट इक्वल टू 1, तो इन दिस केस वो डेफिनेटली सर्कल बनेगा, लेकिन वो सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है, जो z1 z2 को k रेशियो 1 में इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, k z2 प्लस z1 इंटू z1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कोमा k z2 माइनस z1 बाय k प्लस 1। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, राइट, ये दोनों पॉइंट्स डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स एक्ट करेंगे। अब यहां से तुम सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, जो मर्जी निकालो, ठीक है। और वही चीज ऊपर आ जाएगी, क्या, कि अगर ये k रेशियो 1 एंड k इज नॉट इक्वल टू 1, तो पॉइंट सी डेफिनेटली क्या फॉलो करेगा, सर्कल। लेकिन उस सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स ऑफ दैट सर्कल इज नथिंग बट जो k रेशियो 1 में a एंड b को डिवाइड करेगा। तो क्या आ जाएगा, k इंटू, देखो ऐसे a b, तो k रेशियो 1 में डिवाइड करना, तो क्या आ जाएगा, k इंटू बी के कोऑर्डिनेट्स प्लस 1 इंटू ए के कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय k प्लस 1, ये होगा इंटरनली। एक्सटर्नली क्या आ जाएगा, k इंटू बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस 1 इंटू ए के कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय k माइनस 1। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स एक्ट करेंगे उसी सर्कल के, ठीक है। इस तरीके से पूरी की पूरी कहानी चलेगी। तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है वो सर्कल, ठीक है। जरूरी नहीं डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह लगा के फिर हम निकालेंगे, थोड़ा इंटेलेक्चुअली भी इस चीज को निकाला जा सकता है, ठीक है। अभी तक अगर कहीं पर कोई डाउट है, अभी तक लोकस के मैंने सिर्फ 2 ही पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, कि डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट से बराबर है या डिस्टेंस अगर बराबर नहीं है, ठीक है, तो इन दैट केस पॉइंट का लोकस क्या बनेगा। अभी तक मैंने ये चीज बताई है। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ, अभी मैं और भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ लोकस। हाँ जी, कोई भी डाउट अभी तक, अनन्या, अर्नव, चिराग, क्लियर है, दक्ष, दिया, ईशिता, Yes, sir. काव्या, राजवीर, स्तुति, वासु, क्लियर है अभी तक, यस सर। Yes, sir. ठीक, 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 चलो फिर और एग्जांपल्स देखो जरा, और केसेस देखो जरा, ठीक है। अच्छा, अब जो दो केसेस है हमारे पास, ठीक है, ये आगे जाके वैसे हाइपरबोला में एंड एलिप्स में आएगा, ये उनकी डेफिनेशन के अंदर आता है। बट अगेन पहले देख लो क्योंकि आगे तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो, अगर दो पॉइंट्स है फिक्स हमारे पास ए एंड बी, एंड एक पॉइंट है पी जिसका इन दोनों डिस्टेंस, दोनों पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंसेस है उनका सम कांस्टेंट है, राइट। तो इन दैट केस पी जो होगा वो बनाएगा एलिप्स, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन पी जो होगा ये बनाएगा एलिप्स, ठीक है। वो एलिप्स अब कैसे बनेगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस एसेंट्रिसिटी कैसे निकालेंगे, क्या होगा उसका ए बी से क्या लेना देना है, ए एंड बी को कैसे यूज करेंगे, राइट। तो ये सारा का सारा एलिप्स में बताऊंगा, बट यस ये एलिप्स बनता है। क्यों आया ये एलिप्स, ये भी एलिप्स में ही पता चलेगा, ठीक है। देन अगर यहीं पे ये डिस्टेंसेस का डिफरेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, पी ए माइनस पी बी इज कांस्टेंट, तो इन दैट केस पी बनाता है हाइपरबोला। अगेन वो कौन सा हाइपरबोला होगा, कैसे बनेगा, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस क्या जाएगी, ए एंड बी का उसका हाइपरबोला के साथ क्या लेना देना है, वो अगेन उसी में पता चलेगा, ठीक है। तो वो एलिप्स के अंदर है, हाइपरबोला के अंदर मैं डिटेल में स्टार्टिंग में ही डिटेल में मैं बता दूंगा जब इसकी बेसिक डेफिनेशन को हम डिराइव करेंगे, बेसिक इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो वो हम वहीं पे देखेंगे, ठीक है, दैट्स ओके। देन फोर्थ है, ये बड़ा एक सिंपल सा केस आता है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, कि अगर हमारे पास
एक रोड है जो ऐसे दीवार के साथ लगाई हुई है। अब अगर ये स्किड कर रही है, ठीक है, ये इधर जा रही है, गिरती जा रही है, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और गिर जाएगी। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा इस रोड का, उस मिड पॉइंट का लोकस क्या आएगा, मिड पॉइंट क्या पाथ फॉलो करेगा, ये सारी चीज वेरी करने पे ये मिड पॉइंट जो होगा ये क्या पाथ फॉलो करेगा, या फिर अगर कोई पॉइंट मिड पॉइंट नहीं है तो इन दैट केस वो क्या पाथ फॉलो करेगा, वो चीज हमें देखनी है, राइट। तो इन दैट केस वो क्या आएगा, वो चीज हमें देखनी है। तो देखो मान लो रोड की लेंथ है एल, ये है ए, ठीक है, एट सम पर्टिकुलर मूवमेंट जब रोड गिरती जा रही थी, एट सम पर्टिकुलर मूवमेंट लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज एल, ठीक है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ए कोमा 0 एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 0 कोमा बी। तो जो अगर मैं मिड पॉइंट की बात कर रहा हूँ तो मिड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज ए बाय 2 कोमा बी बाय 2। अब इस पॉइंट का लोकस ढूंढे तो इसका x आ गया a बाय 2, y आ गया b बाय 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 2x, b की वैल्यू क्या आ गई 2y। अब हमें मालूम है रोड जिस मर्जी पोजीशन पे हो ए स्क्र प्लस बी स्क्र हमेशा एल स्क्र होगा और एल रोड की लेंथ फिक्स्ड है। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र जो होगा, ए एंड बी वेरी करेगा बट एल हमेशा कांस्टेंट, तो एल स्क्र होगा। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आ गया 4x स्क्र प्लस 4y स्क्र इज एल स्क्र। तो यस इट्स अ सर्कल, ठीक है, ये जाएगा उसका लोकस। क्यों, क्योंकि एक्स एंड वाई क्या है, ये एक्स एंड वाई, ये एक्स एंड वाई क्या है ये, और ये क्या है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट्स जो हैं, सॉरी जो वेरिएबल है वो एक्स एंड वाई, तो ये यहाँ पे एक्स एंड वाई मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये इसका सर्कल, ठीक है। एंड इन केस अगर वो मिड पॉइंट नहीं है ठीक है, मिड पॉइंट नहीं है, तो लेट्स से ये पॉइंट है जो 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगेन ये ए हो गया, ये ए कोमा 0, ये बी हो गया, ये 0 कोमा बी, ये रोड है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट क्या आ रहा है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या आ रहा है 1 इंटू ए कोमा 0 प्लस 2 इंटू 0 कोमा बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और दिस मस्ट बी इक्वल टू ये एक्स कोमा वाई। तो यहाँ से x क्या आ गया, दैट इज 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 0 दैट इज ए डिवाइडेड बाई 3, एंड y क्या आ गया 1 इंटू 0 2 इंटू बी डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 3x, b की वैल्यू क्या आ गई 3y बाई 2। तो एट एनी मोमेंट अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एल स्क्वायर, तो दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर, राइट। तो क्लियरली इस केस में क्या चीज आ रही है, एलिप्स आ रहा है, ठीक है। अब इसका देख के ज्यादा अच्छे से पता चलता है, तो मैं इसको प्लॉट करके विजुलाइज कराता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो जरा, दिस इज अ सिचुएशन जिसके अंदर ये रोड स्किड करती जा रही है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को वॉल्स मान के जा रहा हूँ, ठीक है, विद टाइम ये स्किड करती जा रही है, ठीक है। इस तरीके से ये लाइन जो है, सॉरी ये जो रोड है ये वेरी कर रही है। अब हम इसके मिड पॉइंट का लोकस ढूंढते हैं। हाँ जी, ध्यान से देखो जरा, देख रहे हो, हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये होता है लोकस कि अगर ये रोड स्किड करती जा रही है तो इसका मिड पॉइंट क्या पाथ फॉलो करेगा, ऑब्वियसली ये सर्कल का पाथ फॉलो करेगा, ये सर्कल की क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो अब ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है ये क्लियरली 2:1 वाला है, यहां से 2 है, यहां से 1 है, ठीक है। क्या चीज है, ठीक है, ये वाला 2 है हमेशा और ये वाला 1 है, एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस है और वाई एक्सिस से 1 है। अब इसका लोकस क्या जाएगा, क्लियरली दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट सर्कल, बट मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ। हाँ जी, ध्यान से देखो जरा, तुम्हारे सामने एक एलिप्स जा रहा है और सेम रोड के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक मिड पॉइंट नहीं है। तो एक एलिप्स जा रहा है, ठीक है, जो सेंटर पे नहीं आ रहा, और जो दूसरा सेंटर वाला है, राइट, वो सर्कल जा रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सर। पॉइंट का Yes, sir. अलग कुछ लोकस होगा ना, क्या क्या, जैसे हर एक बार अगर डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो उसका कोई भी रैंडमली लोकस आएगा कि सबके नहीं 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 नहीं, अगर मिड पॉइंट है तो सर्कल आएगा, मिड पॉइंट नहीं है, ये रेशियो चेंज करूंगा तब भी वो आएगा एलिप्स, एलिप्स अलग बन जाएगा लेकिन रहेगा एलिप्स ही, ओके सर। ठीक है ना। ये तो मैंने जैसे 2:1 लिया, आप कोई भी k/1 भी ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली भी ये एलिप्स ही रहेगा,
ठीक है ना? राइट राइट राइट, चलो आ जाओ। हाँ जी, तो अब ये कैसे एलिप्स जाएगा एंड सर्कल जाएगा, आई होप ये चीज तुम्हें क्लियर हुई। ठीक है, चलो देन इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ, जैसे सर्कल ले लो। ठीक है, तो सर्कल की भी क्या होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट which is at a fixed distance from a fixed point। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से, राइट, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो कि जिनका डिस्टेंस फिक्स है, तो ऑब्वियसली वो क्या बनाएगा, इस तरीके से सर्कल बनाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहेंगे, एंड इन दैट केस वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस, एंड उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है, इन दैट केस फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस। ठीक है, इस तरीके से बनता है। तो अब मान लो अगर ये x, लेट से ये पॉइंट है h कोमा के, एंड ये सारे के सारे जो पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं वो x कोमा y। अब क्या है कि x कोमा y चेंज करता जा रहा है, बट ये पॉइंट तो फिक्स है, एंड लेट से रेडियस इज r। ठीक है, a ले लो जो, तो इसकी इक्वेशन क्या चली जाएगी, फिर यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगे उसको p के बराबर कर देंगे, तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग कर दो तो अंडर रूट हटा a, तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई क्या, जिसका सेंटर h कोमा k एंड रेडियस क्या है a, दैट्स इट। तो इसी तरीके से सारे के सारे लोकसेस डिफाइन होंगे, धीरे धीरे करके मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, कि लोकस के स्ट्रेट लाइन के अंदर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, इन सब के अंदर क्या क्या चीजें जाएंगी, कैसे जाएंगी, वो सारी की सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आगे चलते हैं। ठीक है, लोकस से इसके अंदर बेसिक के अंदर सिर्फ एक पॉइंट तुम्हारा अभी बचा हुआ है, दैट इज रोटेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस भी हमें काम ऐसी बात नहीं है नहीं आता, आता है। ठीक है, रोटेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सिस को रोटेट करने का क्या होता, क्या है रोटेशन ऑफ एक्सिस, देख लो, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, अगर ये एक्सिस है, ठीक, एंड अगर हमारे पास एक पॉइंट है एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक्सिस को रोटेट कर दिया। एक्सिस को रोटेट करने का मतलब सेंटर विल रिमेन सेम, एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन में रोटेट कर दिया। तो अब ध्यान से देखो, पहले था ये y एंड ये x। ठीक है, ये y ये x, x एक्सिस y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, x एंड y। अब लेकिन अगर एक्सिस अब रेड वाले हो गए तो ये एक्ट करेगा हमारा नया कैपिटल Y, एंड ये एक्ट करेगा कैपिटल X इन दैट केस। ठीक है, ये एक्स एंड वाई बन जाएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। जो पहले पॉइंट स्मॉल एक्स कोमा स्मॉल वाई था, अब वो बन जाएगा कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई, मतलब चेंज हो जाएंगे। ऐसे अगर हर एक पॉइंट चेंज होगा, कर्व भी चेंज हो जाएगी। ठीक, अब एक्सिस के रोटेट करने से पॉइंट कैसे चेंज होगा, एंड कर्व कैसे चेंज होगी, उस चीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उस चीज को पूरा मैं बना के दिखा रहा हूं, उसका एग्जांपल भी दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा, इसी डायग्राम को हम दोबारा लेके जाएंगे। ठीक है, अज्यूम करो ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई। एक्चुअली में इसको इजीली निकाला जाता है यूजिंग दी कोनिस थ्योरम, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर पढ़ी। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके मैं इसको बहुत इजीली डिराइव करके दूंगा, और उससे तुम्हें रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑन द स्पॉट भी तुम कभी भी निकाल सकते हो। ठीक है, देखो कैसे, देखो ये पॉइंट है ऐसे। अब अज्यूम करो मैंने एक्सिस को रोटेट किया, तो एक्सिस हो गई अब ये।
ठीक है, अब एक्सिस हो गई ये। तो देखो क्या हो जाएगा, पॉइंट जो है वो एक्चुअली में क्या होगा कि नए वाले एक्सिस के पास हो जाएगा। अगर एक्सिस ऊपर जा रही है तो इन ए वे ऐसा हो रहा है इनडायरेक्टली कि पॉइंट एक्सिस के पास आ रहा है। तो देखो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एक्सिस को इंस्टेड थीटा एंगल से प्लस थीटा एंगल रोटेट करने से के बजाय मैं पॉइंट को नीचे ले आऊं, राइट, तब भी तो एक ही बात हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, राइट, एक्स कोमा वाई, इसको थीटा एंगल में नीचे ले आऊं ओरिजिन के बहुत रोटेट करके, राइट। तो अब ये चीज और ये चीज सेम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि रोटेट एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज बाय एंगल थीटा और रोटेट पॉइंट क्लॉकवाइज by angle theta. It's one and the same thing. It's one and the same thing. ठीक है, तो या तो देखो एक्सिस को क्लॉकवाइज थीटा एंगल से रोटेट कर दो, या तो पॉइंट को थीटा एंगल से नीचे ले आओ। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये दोनों सिचुएशन सेम है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ रोटेटिंग द एक्सिस व्हाट वी विल डू इज विल ट्राई टू रोटेट द पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम चीज बन के आएगी। ठीक है, देखो यानी कि अब हमें क्या करना है कि पॉइंट को थीटा एंगल से नीचे लाना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये x प्लस आइटा वाई लेके जाओ, ये रोटेशन के बाद ये नया पॉइंट बन गया हमारा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, x प्लस आइटा वाई। देखो क्या करेंगे, इंटू एक बार माइनस आइटा थीटा, क्योंकि एक बार आइटा थीटा रोटेटिंग फैक्टर होता है। थीटा एंगल से अगर रोटेट करना है तो एक बार आइटा थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन यहाँ पे माइनस थीटा एंगल से रोटेट करना है तो मैं e की पावर माइनस आइटा थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा। दिस विल बी आवर न्यू पॉइंट। ठीक है, कैपिटल एक्स प्लस आइटा कैपिटल वाई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, दैट इज कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है इधर, राइट, दैट इज द रियल पार्ट। तो इधर का रियल पार्ट क्या आएगा, देखो दैट इज द एक्स प्लस आइटा वाई इंटू कॉस माइनस थीटा यानी कि कॉस थीटा माइनस आइटा साइन थीटा, दैट इज कैपिटल एक्स प्लस आइटा वाई। तो कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, रियल पार्ट वो आ जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एंड कैपिटल वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, तुम्हारी इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, दैट इज वाई कॉस थीटा एंड माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। इन दोनों रिलेशंस को हम यूज करेंगे। ठीक है, एंड सारी की सारी चीज आएगी। ठीक है, और मैं यहां से ये भी चीज बोल सकता हूं कि इसको नीचे लेके गए, देखो एक्स प्लस आइटा वाई बाई ई की पावर आइटा थीटा, दैट इज कैपिटल एक्स प्लस आइटा कैपिटल वाई। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस आइटा वाई that is equal to capital X plus iota capital Y into e की power iota theta, तो that is capital X plus iota capital Y sis theta, that is cos theta plus iota sin theta। ठीक है, this is small x plus iota y। now what is the difference? ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ। देखो रियल x क्या आ जाएगा, इधर का रियल पार्ट दैट इज कैपिटल X cos थीटा माइनस कैपिटल Y sin थीटा, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, दैट इज कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हैं ये हमारे रोटेशन से पहले वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है ना, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। एंड कैपिटल एक्स को कैपिटल वाई क्या है, रोटेशन के बाद के यानी कि न्यू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये पुराने कोऑर्डिनेट्स को न्यू कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना या न्यू कोऑर्डिनेट्स को पुराने कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना, ये वो चीज आ जाती है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन इनको यूज कैसे करना है, ठीक है, ध्यान से देखना अभी इनको यूज कैसे करना है। ठीक है, देखो इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है, क्या चीज होगी, देखो पहले मैं विजुलाइज कराता हूं। मान लो एक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र। ठीक है, ये हाइपरबोला होता है, ये इस तरीके से हाइपरबोला होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को 45 डिग्री
क्लॉकवाइज रोटेट किया, यानी कि ये जो वाई एक्सिस है अब ऐसे बन जाएगी, ये वाई एक्सिस एक्ट करेगी न्यू वाली, ठीक है, एंड ये एक्स एक्सिस एक्ट करेगी। तो अब ये पुराने वाले हटा दो, ठीक है, ये पुराना वाला सिस्टम हटा दिया, राइट। अब ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब थोड़ा सा टेढ़ा होके देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो एक्चुअली में ये कैसे दिखाई देगा, ये ऐसे दिखाई देगा, यानी कि इसी इक्वेशन के अगर मैं इसी इक्वेशन के लिए अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस को -45 डिग्री से रोटेट कर दूं, क्लॉकवाइज 45 डिग्री से रोटेट कर दूं, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो थी हमारी ऐसे हाइपरबोला, ये इस हाइपरबोला में कन्वर्ट हो जाएगा, रहेगा हाइपरबोला, एक रोटेशन से हाइपरबोला नहीं चेंज करेगा, बेसिक प्रॉपर्टीज नहीं चेंज करेगी, रहेगा हाइपरबोला, लेकिन इक्वेशन कैसे चेंज करेगी वो चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 45 डिग्री रोटेट करेंगे। अब ध्यान से देखना कि अगर हमें नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इक्वेशन चाहिए, तो दैट मींस वी नीड एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, न्यू वाले कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ओल्ड इक्वेशन ध्यान से देखना, इसीलिए बता रहा हूँ ये एग्जांपल यूज कैसे करना है इसको। ओल्ड इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बट वी डोंट नीड दिस इक्वेशन, हमें क्या चाहिए, हमें न्यू कोऑर्डिनेट, अब न्यू इक्वेशन चाहिए। तो न्यू इक्वेशन क्या होगी, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की फॉर्म में। तो देखो, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की इक्वेशन को कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की फॉर्म में कैसे डालोगे, जब मैं स्मॉल एक्स की वैल्यू डालूंगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई यहाँ पे, एंड स्मॉल वाई की वैल्यू डालूंगा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई की फॉर्म में यहाँ पे। तो स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की वैल्यू डाल दो इधर रोटेशन की, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई की, वो आ रही है ये, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे -45 डिग्री डालना है, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करें, तो cos -45 डिग्री इज 1/√2, sin -45 डिग्री -1/√2, तो ये प्लस हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे -1/√2 तो -1/√2, यहाँ पे +1/√2 तो 1/√2, तो ये बन गया स्मॉल x इज कैपिटल X प्लस कैपिटल Y/√2 एंड स्मॉल y इज माइनस कैपिटल X प्लस कैपिटल Y/√2। ये दोनों चीजों को इधर हम पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, ये दैट इज कैपिटल एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाय √2 का स्क्वायर माइनस माइनस कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई बाय √2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये नई इक्वेशन बन के आएगी हमारी, और ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी इसकी, ठीक है। क्या आएगी देखो, नीचे तो 2 2, वो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आ गया 2a स्क्वायर, और इधर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा, माइनस है 2xy प्लस 2xy दैट इज 4xy दैट इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो xy इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। so न्यू इक्वेशन इज xy इज इक्वल टू काइंड ऑफ c स्क्वायर, क्योंकि इसको a स्क्वायर बाय 2 को मैं किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसकी इक्वेशन बन गई xy इक्वल टू c स्क्वायर। तो याद रखना ये भी हाइपरबोला होता है, ठीक है। तो ये मैंने रोटेट करके दिखा दिया कि यस, अगर मैं इस इक्वेशन को 45 डिग्री रोटेट करूंगा तो अपने आप मेरा xy इक्वल टू सी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये रोटेशन थ्योरम है हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर पॉइंट को नहीं रोटेट किया, पूरी इक्वेशन को रोटेट कर दिया हमने। किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, कहीं पर भी। बहुत सिंपल सा केस है, तुम्हें ये चीज याद रखनी है, ठीक, कि पॉइंट को हमें एक्सिस के पास लाना है तो क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो एक बार माइनस जीरो से मल्टीप्लाई किया, न्यू कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इस इक्वेशन को याद रखो, यहीं से पुराने कोऑर्डिनेट्स को नए की फॉर्म में लिखना, नए को पुराने की फॉर्म में लिखना, वो सब कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। तो यहां से कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो जो भी इक्वेशन हमारी आ रही है वो पुरानी वाली एक्स एंड वाई की फॉर्म में होगी, इसके अंदर पुराने वाले एक्स एंड वाई को न्यू एक्स एंड वाई की फॉर्म में डाल दो, तो अपने आप जो इक्वेशन बन के आएगी वो नए वाले एक्स एंड वाई की फॉर्म में होगी। तो दिस इज द न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस की इक्वेशन, दैट्स इट। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं। हाँ जी, चिराग क्लियर है, दक्ष, दिया, यस सर। काव्या, अनन्या, Yes. राजवीर, वासु, यस सर, क्लियर। इशिता, टुकी, अर्नव, ठीक, यस सर। राइट 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 राइट। तो ये सारा का सारा था हमारा बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये सारी चीज यूज होती है, इसके अलावा अभी तक और कुछ चीज नहीं आई, ठीक है। अब आता है हमारा स्ट्रेट लाइन, इसी को यूज करके हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, ठीक है।
तो ध्यान से देखो, मैं जो बिल्कुल बेसिक जो इक्वेशंस होती हैं स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, मैं वो चीज अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। क्या है कि सबसे पहला, अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए तो व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड कंडीशन वी नीड। तो फर्स्ट इज पॉइंट एंड सेकंड इज स्लोप, ठीक है, फर्स्ट इज पॉइंट एंड सेकंड इज स्लोप। तो वी नीड अ फिक्स पॉइंट जहां से स्ट्रेट लाइन पास करे, एंड उस पॉइंट से अब किस डायरेक्शन में जाएगी स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए उसको डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें चाहिए रहता है स्लोप, ठीक है। नो, व्हाट इज स्लोप, लेट्स डिफाइन स्लोप, ठीक है। स्लोप इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जो dy by dx होता है वही स्लोप होती है। तो स्लोप जो होता है दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि tan ऑफ द एंगल दैट लाइन मेक्स विद पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है। tan ऑफ द लाइन ऑफ द एंगल दैट सॉरी tan ऑफ द एंगल दैट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, दैट इज कॉल्ड स्लोप, ठीक है। अब ध्यान से देखना। अगर ये लाइन है, अज्यूम करो ये इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो इन दैट केस हम ये बोल रहे हैं कि इस लाइन की स्लोप जो होगी वो होगी tan थीटा, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से देखो जरा कैसे। मान लो ये पॉइंट है x1 y1 जिस लाइन के ऊपर आ रहा है, ये पॉइंट है x2 y2 जिस लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने हॉरिजॉन्टल बनाई लाइन, यहाँ से हमने वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है। अब देखो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये जो हाइट आएगी ये क्या आएगी, y2 माइनस y1। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1, दैट इज नथिंग बट डेल्टा y, एंड ये आ जाएगा तुम्हारा x2, ये आ जाएगा x1, तो ये आ जाएगा बेस इस ट्रायंगल का, दैट इज x2 माइनस x1। तो यहाँ से tan थीटा क्या बना, ठीक है, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x, और y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, और इसी को tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, तो ये क्या आ जाएगा m, दैट इज स्लोप। तो स्लोप को हम दो तीन तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला कि जो एंगल होता है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उसका tan, ये हमारी स्लोप होगी। और एक्चुअली में स्लोप की डेफिनेशन है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से अगर tan थीटा आ रहा है तो tan थीटा भी स्लोप होगी, और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हमारा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 आ रहा है तो ये भी स्लोप होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर लाइन के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स अगर हमें दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो इन दोनों पॉइंट्स का डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करोगे तो ये लाइन जो इसके साथ एंगल बनाएगी थीटा, उसी एंगल का tan थीटा, ये दोनों बराबर होंगे, ये होंगे ही होंगे, और इसी चीज को हम स्लोप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दो लाइंस के बीच में आने वाला एक्यूट एंगल, ठीक है। तो लेट से एक लाइन की स्लोप है m1, दूसरी लाइन की स्लोप है m2, ठीक है। मैं प्रॉपर डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, एक सेकंड। मान लो पहली वाली लाइन का स्लोप है m1, दूसरी वाली लाइन का स्लोप है m2, तो इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल आ रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है, थीटा। तो क्या चीज आ जाएगी तुम्हारी, ये थीटा जो होगा, लेट्स से दिस इज थीटा वन, दिस इज थीटा टू, थीटा एंगल हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू। अब एक्चुअली में हमें पता नहीं कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो हो सकता है ये थीटा टू माइनस थीटा वन भी हो जाए, राइट। तो जो tan थीटा आएगा दैट वुड बी tan ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू, राइट। अब क्योंकि हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं तो हम इसका मोड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मोड ऑफ tan थीटा वन माइनस tan थीटा टू ओवर वन प्लस tan थीटा टू tan थीटा वन tan थीटा टू, ठीक है, दैट इज tan थीटा। और tan थीटा वन क्या है, पहली लाइन की स्लोप, दैट इज m1। tan थीटा टू क्या है, दूसरी लाइन की स्लोप, दैट इज m2। तो क्या चला जाएगा tan थीटा, तो ये आ जाएगा दो स्लोप के बीच में आने वाला एंगल, ठीक है। दो लाइंस जिनकी स्लोप m1 m2 उनके बीच में आने वाला एंगल, ठीक है। अब देखो जरा, यहीं से केस हमारा बन के आएगा कि इफ लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंटल,
ठीक है, लाइंस अगर पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट तो दोनों के बीच में आने वाला एंगल 0 होगा। तो इसको 0 पुट किया तो tan 0 क्या चला जाएगा 0, तो ये न्यूमरेटर 0 यानी कि m1 इक्वल टू आ जाएगा m2। तो दो लाइंस पैरेलल अगर हैं या कोइंसिडेंटल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है इक्वल। एंड इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक, तो देन इन दैट केस स्लोप क्या जाएगा हमारा tan 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर 0, यानी कि m1 m2 प्लस 1 इक्वल टू 0 और m1 m2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो दोनों लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारा का सारा आता है। अब इसी स्लोप को यूज करके हम सबसे पहली फॉर्म को डिफाइन करेंगे, ठीक है, दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये भी लोकस है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा कैसे। तो क्या चीज है, क्या गिवन है, एक फिक्स पॉइंट जहां से ये वही है जो पहले हम बात कर रहे थे, एक फिक्स लाइन जहां से ये स्ट्रेट लाइन पास करे, दैट इज x1 y1, एंड इस लाइन का स्लोप दे रखा है दैट इज tan थीटा दे रखा है m। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे वेरिएबल पॉइंट्स हैं, वेरी करते जा रहे हैं, तो इन सबको मैंने x को y ले लिया। इसी के ऊपर आने वाले पॉइंट्स को x को y ले रहे हैं। जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं आ रहा उसको मैं नहीं ले रहा। ठीक है, तो रैंडमली हमने ये अज्यूम कर लिया दिस इज x, y। तो ये x, y जहां मर्जी हो इस लाइन के ऊपर, ये इस पॉइंट फिक्स पॉइंट x1 y1 के साथ मिलकर ट्रायंगल बनाएगा। तो ये आ जाएगा y माइनस y1 डेल्टा y, ये आ जाएगा x माइनस x1, ये भी थीटा है। तो tan थीटा जो स्लोप m है वो जाएगा हमारा y माइनस y1 बाय x माइनस x1। तो ये जो चीज है ये हमारी बन के आएगी इक्वेशन ऑफ लाइन, क्लियरली विच इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस y1 is equal to m times x minus x1, that is the equation of straight line। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद रखना जितने भी आगे फॉर्म था उनके थ्रू हम यहीं पे आएंगे, फिर आगे कंडीशन निकाल के आगे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन सेकंड इज ठीक है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब अगर एक लाइन हमें दे रखी है जिसके ऊपर आने वाले 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं एंड इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, राइट। तो अगेन क्या करेंगे, एक पॉइंट चाहिए एक स्लोप चाहिए। ठीक, एक पॉइंट चाहिए एंड एक स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो दो दो दे रखे हैं, दोनों में से कोई भी यूज करो। स्लोप कैसे निकलेगा, इसका m निकाल लो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करके, तो आ जाएगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो सबसे पहले स्लोप निकालिए। अब लेट से ये पॉइंट यूज करते हैं, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी लाइन की, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप दैट इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इससे निकालोगे तब भी सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देन थर्ड इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि हमें स्लोप दे रखी है एंड इंटरसेप्ट का मतलब, अगर सिर्फ इंटरसेप्ट वर्ड यूज हो रहा है तो वाई इंटरसेप्ट दे रखा है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये लाइन की इक्वेशन निकाली जिसका वाई इंटरसेप्ट हमें दे रखा है सी, तो यानी कि ये 0, c से पास कर रही है एंड इस लाइन का स्लोप है m। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज y माइनस फिक्स पॉइंट का y दैट इज c डिवाइडेड बाय x माइनस फिक्स पॉइंट का x दैट इज 0, इस पॉइंट का x एंड y, राइट, दैट इज इक्वल टू स्लोप तो m। तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। यानी कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है उसके अंदर y इक्वल टू एवरीथिंग करेंगे तो x का कोएफिशिएंट स्लोप होगा एंड कांस्टेंट टर्म y इंटरसेप्ट होगा। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के अंदर जो स्लोप आएगा, राइट, तो क्या आएगा वो y इक्वल टू क्या बन जाएगा ये माइनस ए एक्स माइनस सी बाई बी। तो दिस विल एक्ट एज स्लोप, यानी कि इस लाइन का जो स्लोप होगा, ठीक है, डायरेक्टली याद रखो क्या, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, डायरेक्टली याद रखो। ठीक है, तो 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 को जरूरी नहीं मैं इसमें कन्वर्ट करूंगा फिर स्लोप बताऊंगा, नहीं, डायरेक्टली दैट इज -2/3 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, इस लाइन का ये स्लोप। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। देन फोर्थ इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हमें x इंटरसेप्ट दे रखा है, y इंटरसेप्ट दे रखा है। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का मतलब कि x एक्सिस को कहां पे कट करके जा रहा है, y एक्सिस को कहां पे कट करके जा रहा है। ठीक है, अच्छा याद रखना इंटरसेप्ट जो होता है ना ये साइन के साथ होता है। मतलब अगर x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं पे कट करके जाएगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं पे कट करके जाएगा, x इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे कहीं पे कट करके जाएगा, y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो यहाँ पे कहीं पे कट करके जाएगा। तो इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है ये हमारा डायरेक्शनल होता है, साइन के साथ आता है। ठीक है,
तो देखो इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट नेगेटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव एंड इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें जाती है। ठीक है, अच्छा अब मान लो एक्स इंटरसेप्ट ए दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट बी दे रखा है, तो इन दैट केस लाइन की इक्वेशन क्या जाएगी? मतलब ये लाइन है जिसका ये ए है, ये बी है, तो इन दैट केस ठीक है ध्यान से देखो ये पॉइंट आ जाएगा a, 0 एंड ये आ जाएगा 0, b। तो ये तो 2 पॉइंट्स आ गए, तो ये तो 2 पॉइंट वाली इक्वेशन लग जाएगी हमारी। क्या दोनों में से एक पॉइंट यूज करेंगे एंड स्लोप यूज करेंगे। तो इसका स्लोप क्या आ रहा है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a, तो दैट इज माइनस b बाय, दिस इज द स्लोप। तो लेट्स से ये वाला पॉइंट यूज कर रहा हूं मैं, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0 दैट इज इक्वल टू माइनस b बाय a, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ए वाई माइनस ए बी दैट इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, इसको इधर, तो ए एक्स सॉरी ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल टू ए बी से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा वाई बाय बी प्लस एक्स बाय ए इक्वल टू 1, और एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट दैट इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द फोर्थ टाइप। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारी। ठीक है, देन फिफ्थ इज नॉर्मल फॉर्म। ये अभी तक बच्चे करते तो है लेकिन इसका मतलब नहीं समझ में आता करनी क्यों है। ठीक है, अब जाके क्लियर होगा कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसका मीनिंग क्यों, क्योंकि वो चीज कॉम्पिटिटिव में यूज होती है। ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म होती है कि इस लाइन की क्वेश्चन निकालने हैं, डायरेक्टली इस लाइन के बारे में कुछ नहीं पता। क्या इनडायरेक्टली पता है कि ओरिजिन से इसके ऊपर हमने बनाया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ p है एंड ये एंगल अल्फा है, तो इन दैट केस ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी? तो देखो सब कुछ नॉर्मल के बारे में गिवन है, इस लाइन के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो लेकिन स्टिल इस लाइन की इक्वेशन निकाल। तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर देखोगे तो ये मैं निकाल सकता हूँ राइट, मतलब साइन थीटा कोस थीटा लगा के, तो ये आ जाएगा p परपेंडिकुलर बाय ये वाली लेंथ लेट्स से a दैट इज cos अल्फा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? p बाय cos अल्फा, यानी कि ये लेंथ आ जाएगी p बाय cos अल्फा। ऐसे इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये लेंथ आ जाएगी p बाय sin अल्फा। तो बेसिकली ये जो लाइन है इसका x इंटरसेप्ट क्या जा रहा है? p बाय cos अल्फा एंड y इंटरसेप्ट क्या जा रहा है? p बाय sin अल्फा। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x बाय p बाय cos अल्फा, x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट यानी कि p बाय sin अल्फा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो cos अल्फा ऊपर sin अल्फा ऊपर और जो p आ रहा है वो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जो नॉर्मल एंगल बनाती है अल्फा एंड p उस नॉर्मल का परपेंडिकुलर की लेंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक 5 फॉर्म्स आती हैं हमारी, इन 5 फॉर्म्स को याद रखो। ठीक है यहीं से हम कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक था स्ट्रेट लाइन का एंड कोऑर्डिनेट मैट्रिक का। कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो डन डन, थैंक यू।